मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवीन आपका मेरे YouTube चैनल MT क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मैथमेटिक्स में आपको पिछले कुछ वीडियोस दिए हैं, लेकिन आपके काफ़ी सारे सुझाव के बाद अब मैं अपने चैनल पर आपको GS की क्लास भी देना शुरू कर रहा हूं, खास करके NDA के लिए और CDSE के लिए। हाँ, CAPF एग्ज़ाम भी इसमें अपन इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब बेसिकली जो बात है कि GS में हम पढ़ेंगे क्या, है ना। तो देखिए, GS का हमारा जो स्टैंडर्ड रहेगा वो रहेगा UPSC लेवल पर। तो UPSC लेवल पर या अदर स्टेट जो एग्ज़ाम्स होते हैं या SSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो बेसिक अंतर रहता है उसे आप समझिए। उनमें बेसिक अंतर क्या है कि UPSC हमसे जो पूछती है वो पूछती है GS। बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो बेसिकली GK पे बेस्ड होंगे, मतलब वहाँ आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे, जबकि यहाँ पर आपसे कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर रहेगा। आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कि आपकी जो आधारभूत आपका जो बेसिस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब जो आपके सिद्धांत हैं, है ना, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके सिद्धांत क्लियर हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपकी थ्योरीज क्लियर हैं, तो आप UPSC के GS के किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी लैक नहीं करेंगे। तो देखिए, GS का बेसिकली जो है वो जो हम पढ़ेंगे उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना। पॉलिटी को आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मत समझिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का एक पार्ट है। जैसे पॉलिटी के हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे हम राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था। अब भारत की राज व्यवस्था को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो UPSC के एग्ज़ाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है, लेकिन वो एकमात्र नहीं है, वो राज व्यवस्था के अंदर ही आएगा। तो हम उसमें पढ़ेंगे भारतीय राज व्यवस्था। अच्छा, भारतीय राज व्यवस्था के बाद हम इसमें पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बेसिकली जो करंट अफेयर्स के साथ मिला के पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें कुछ जनरल साइंस में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, और भी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जैसे कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन बड़ा कौन छोटा, GK के अंदर इनको आप करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है GS का वो है करंट अफेयर। अगर आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, पिछले जिस भी साल हमें एग्ज़ाम देना है उससे रिलेटेड पिछले एक साल के सारे करंट अफेयर्स आपके अगर तैयार हैं, तो आपकी UPSC लेवल की तैयारी अच्छी हो सकती है। खैर, मेरे चैनल पे आपको जो एग्ज़ाम कवर किए जाएंगे उनमें CDSE, NDA और CAPF, इसके बारे में आप GS के वीडियोस लगातार प्राप्त करते रहेंगे, है ना। कौन कौन से एग्ज़ाम कवर करेंगे हम इसमें, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके बाद हमारा CDSE, है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम, एंड थर्ड वन CAPF। ये 3 एग्ज़ाम आप इसमें कवर करेंगे। अच्छा, अगर आप इन वीडियोस को लगातार देखेंगे तो आपको सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो साबित होने वाले हैं। मैं जो पहले टॉपिक लूँगा वो पहला टॉपिक मैं आपके लिए GS में लूँगा जियोग्राफी, है ना। जियोग्राफी हमारे NDA के लिए, CDSE के लिए, CAPF के लिए, इवन सिविल सर्विसेज की अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहले मैं लूँगा जियोग्राफी, है ना भाई। हाँ, देखिए, तो जियोग्राफी में हमारे पास क्या है कि जो ऊंचे पर्वत कहाँ हैं, लंबी श्रृंखला कहाँ है, सबसे पुराना पर्वत, सबसे नया पर्वत, ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं जिनको UPSC बहुत कम पूछता है ना। अच्छा, ज्योग्राफी UPSC के लिए बहुत ही कहना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब वो क्यों है, इसके 2 कारण हैं। नंबर वन इसका कारण कि ये थ्योरी बेस्ड है ना भाई, सिद्धांत इसके अंदर बहुत काम करेंगे। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट काम है, ये सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल है ना भाई, ये सब्जेक्ट आपका प्रायोगिक है। ठीक भाई, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो आप उनको जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 2 चीज़ें इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो थ्योरी सैद्धांतिक है, अगर आपने सिद्धांत तैयार कर लिए तो आपका सब्जेक्ट तैयार है। दूसरा प्रायोगिक, प्रैक्टिकल बहुत है। तो अगर आप इन 2 पॉइंटों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्योग्राफी हमारे UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि NDA में, CDSE में, सिविल सर्विसेज में, CAPF में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको ये प्रोवाइड कराता है, ये सब्जेक्ट, है ना भाई, ज्योग्राफी। तो इसीलिए हमारे लिए GS के लिहाज से सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पे हम इस पर पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपको पूरी हिस्ट्री तैयार करने की ज़रूरत नहीं है,
खासकर यूपीएससी के लिए आपका जो पूरा के पूरा फोकस है वो मॉडर्न हिस्ट्री पर होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री हमको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगी। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हमारा मोटिव मैक्सिमम मार्क्स लेना है। मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, इन दोनों में अंतर है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब हमें अधिकतम नंबर चाहिए, फुल नंबर नहीं चाहिए, पूरे नंबर नहीं चाहिए। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जहाँ जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हम पहले उनको कवर करें। इसलिए हम सबसे पहले हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एंशिएंट हिस्ट्री में आएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री भी हमें पूरी कवर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक टॉपिक्स हैं जो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें हमें फोकस करना है। और उसके बाद हम सबसे आखिरी में मध्यकालीन भारत मिडिवल हिस्ट्री कवर करेंगे, जिसमें भी कुछ एक चुनिंदा टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस उन टॉपिक्स को करने का है या उन टॉपिक्स को लेने का है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है। अब देखिए, ज्योग्राफी अगर आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर पढ़ना चाहें तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज्योग्राफी के क्लासिफिकेशन देखने पड़ेंगे। तो ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन, तो ज्योग्राफी हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी है ना। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। उसके बाद फिर अगर बात किया जाए इंडियन ज्योग्राफी, स्पेशल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी के दो पार्ट करते हैं। एक पार्ट हमारी जो होती है लोकलाइज्ड ज्योग्राफी, दूसरी यूनिवर्सल ज्योग्राफी। यूनिवर्सल ज्योग्राफी में हम ज्योग्राफिकल के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। और जो लोकलाइज्ड जो ज्योग्राफी होती है उसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को लेके डिफरेंट जो आपके लोकल फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। जैसे हम यूनिवर्सल ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं टेम्परेचर, तो एक पॉइंट हो गया हमारा, एक टॉपिक हो गया टेम्परेचर। अब हम इसको यूनिवर्सल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। वहीं जब हम लोकलाइज्ड ज्योग्राफी में आएंगे तो हमने पढ़ा इंडिया के अंदर टेम्परेचर। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई। तो ज्योग्राफी को हम मेनली जो क्लासीफाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं एक यूनिवर्सल ज्योग्राफी में, एक लोकल ज्योग्राफी में, या इसके अगर हम पार्ट देखें तो हम बना सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। सबसे पहला पार्ट है ना भाई, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, अच्छा इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। ये एक्चुअली ज्योग्राफी बाद में बना शब्द, जो इसका ओरिजिनल जो शब्द है वो है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया बाद में ये ब्रिटिश के हाथों में आके ज्योग्राफी हुआ है ना भाई। तो ज्योग्राफी के बाद हम पढ़ेंगे दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछे जाएंगे, रेयर ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आने की संभावना पूरी रहती है ना भाई। तीसरा जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, वो पढ़ेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन फिर हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल ना भाई। और फिर हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। इसमें ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम इसी सीक्वेंस में पढ़ें, हम सीक्वेंस बदल भी सकते हैं, हम पहले प्रैक्टिकल वाला भी ले सकते हैं ना भाई। तो ये सीक्वेंस हमारे रहने हैं। अच्छा, अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या आएगा। अब देखिए सर, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान है ना, ये सब इसमें पढ़ेंगे हम। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही आएगा आपका ओशनोग्राफी या हाइड्रोग्राफी है ना, जैसे हम जल विज्ञान कहेंगे या समुद्र विज्ञान कहेंगे। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे आपका क्लाइमेटोलॉजी, जिसे हम जलवायु विज्ञान कहेंगे है ना। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे बायोम्स। तो बेसिकली जो मेन चीज़ हमें पढ़नी है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर वो तीन हैं। अब वो तीन कौन कौन सी है हमारे लिए, जो तीन हमें फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हम लिथोस्फीयर की स्टडी भी कहते हैं है ना। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी है ना, जिसे हम कहेंगे भू आकृति विज्ञान है ना भाई, भू आकृति विज्ञान। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्लाइमेट है ना, मतलब जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। और तीसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे आपके लिए ओशन या ना, ओशंस या हाइड्रो है ना, इसे हम कहेंगे समुद्र विज्ञान है ना भाई। तो ये तीन चीज़ें इसकी हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा हम इसमें पढ़ेंगे बायोम्स, डिफरेंट बायोम्स कहाँ पर हैं, ये सारी स्टडी। अच्छा, इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है
वो है हमारा क्लाइमेट, देन आपका जियोमॉर्फोलॉजी एंड थर्ड नंबर आपका ओशनोग्राफी। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको तैयार होना चाहिए। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई है ना भाई। चलिए, तो यहाँ से जो मैं आपको जीएस के वीडियोस देना शुरू करूँगा। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो रखा है मैंने आपके लिए। तो जो सबसे पहले मैं टॉपिक लूँगा वो लूँगा मैं आपके लिए फिज़िकल ज्योग्राफी। और फिज़िकल ज्योग्राफी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि हमारी पृथ्वी का जो प्रादुर्भाव है वो कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, या हमारा यूनिवर्स कैसे बना। क्योंकि सबसे पहले हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स बनेगा और यूनिवर्स के बाद हमारा जो है वो पृथ्वी बनेगी। एक बहुत प्यारी कविता है, नाम तो मुझे याद नहीं है किसकी लिखी हुई है, लेकिन वो कहते हैं, एक कविता का शीर्षक था आदमी का अनुपात। तो रेशो ऑफ ह्यूमन बीइंग है ना, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। तो आदमी का अनुपात की कहानी से या कविता से आप ज्योग्राफी की मैं शुरुआत कर सकता हूँ। तो वो कविता ये कहती है कि अनंत ब्रह्मांड, अनंत फैला हुआ ब्रह्मांड, और उस अनंत फैले हुए ब्रह्मांड में अनंत 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 आकाश गंगाएं, और उस अनंत अनंत आकाश गंगाओं में कई सारे सौर मंडल, सोलर सिस्टम। उन कई सारे सोलर सिस्टम में एक सोलर सिस्टम हमारा। तो आप देखिए हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर कई सारी गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में कई सारे सोलर सिस्टम हैं। उन कई सारे सोलर सिस्टम में एक छोटा सा सोलर सिस्टम हमारा है, और उस सोलर सिस्टम के अंदर कई सारे प्लेनेट हैं, कई सारे मेट्रॉइड्स हैं, कई सारे जो है वो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, कई सारे जो है वो डिफरेंट काइंड्स, जैसे कि चंद्रमा है या हमारा सूर्य हो गया, या हमारे सूर्य की तरह और भी तारे हो गए। मतलब कई सारे जो है वो जो भी एलिमेंट होने चाहिए हमारे वो हैं। और उन सारे एलिमेंट्स के अंदर या उन सारे तत्वों के अंदर एक कहीं दूर कोने पर हमारी छोटी सी पृथ्वी है। और उस पृथ्वी में कई सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कई सारे जो है वो महाद्वीप हैं, कई सारे महासागर हैं। और उन कई सारे महाद्वीपों में एक महाद्वीप हमारा और आपका है, जिसे हम एशिया के नाम से जानते हैं। और उस एशिया के अंदर कई सारी कंट्रीज़ हैं, जिसे हम डिफरेंट नाम से, जैसे हमारा न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया। इन सारी कंट्रीज़ में एक कंट्री हमारी है, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। इंडिया में एक स्टेट आपका हमारा है, उस एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट आपकी हमारी है। उस एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारी जो हैं वो कॉलोनी हैं, उनमें एक कॉलोनी हमारी है। और उस एक कॉलोनी में कई सारे घर हैं, उसमें से एक घर आपका है, और उस घर में कई सारे मेंबर हैं, जिसमें से एक आप हो। तो इस कविता के माध्यम से मैं जीएस का वीडियो शुरू करूंगा आपके लिए। तो आपने देखा कि आदमी का अनुपात कितना कम है ना भाई। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं यूनिवर्स को समझने के लिए। तो यूनिवर्स को समझने के लिए बेसिकली जो थ्योरी हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक थ्योरी है एक तारा थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है द्वितारा थ्योरी। एक तारा थ्योरी में हमारे पास जो है वो केवल एक स्टार की इमेजिन की गई है, एक स्टार की कल्पना की गई है, जिसे हम वन स्टार थ्योरी कहते हैं या वन स्टार हाइपोथेसिस कहते हैं। और दूसरी जो थ्योरी है वो बाइनरी स्टार थ्योरी है, जिसके हम दो तारों की थ्योरी मानते हैं। अगला मेरा वीडियो जो होगा वो इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ाई पे ध्यान करते रहिए। जल्दी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जीएस के लिए, यूपीएससी स्टैंडर्ड के लिए अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए, फैक्ट भी तैयार कीजिए, लेकिन फैक्ट पे उतना डिपेंडेंसी मत रखिए। क्योंकि अगर आपको यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत सॉलिड होने चाहिए।